बैक करो तो एक पीछे। ये हो गया। एक मिनट, एक मिनट। कितना नंबर क्वेश्चन? तीसरा है। तीसरा निकालो, यहीं से होगा। ठीक है, यहाँ से प्लस तीसरे निकालो, तीसरा निकालो। हाँ हाँ हाँ। गुड आफ्टरनून सभी लोग को। ऑनलाइन क्लासेस श्योर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। मैं राजीव कुमार फिर पुनः एक बार फिर आप लोग के बीच बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बीच लेकर आया हूं। तो चलिए आगे देखिए। तो ये जो वाला जो क्वेश्चन था ना, टिश्यूज वाला संबंधित था। ठीक है, तो इसको ब्लैक एक पेज लाओ तो। ठीक। टिश्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार पुनः मतलब इसको खाली सिर्फ कैटेगराइज कर देते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि इसके बाद सारा क्वेश्चन उसी पे संबंधित है और बहुत ही टफेस्ट चैप्टर में ना इसका नाम आता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि टिश्यू किस में, टिश्यू किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यू, बोलते हैं ना। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू। ठीक है, पाद ये होता है पादप उत्तक और ये होता है जंतु उत्तक, होता है ना। टिश्यू दो तरह के होते हैं। टिश्यू की खोज किसने किया था? मार्सेलो मैल पिगी। ठीक है, और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। फिर क्वेश्चन आएगा, आप लोग बताए कि एनिमल टिश्यू जो एनिमल टिश्यू जो जंतु उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसका क्या नाम है? एपिथेलियल। एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ बताइए। हाँ, मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। बहुत अच्छा, कनेक्टिंग टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। चौथा को क्या हम लिखेंगे? चौथा बताइए। नर्व टिश्यू। क्या बोलेंगे? नर्व टिश्यू। फिर पूछेगा बताइए एनिमल टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा? तो सबसे ज्यादा पाया जाएगा कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजी उत्तक। फिर देखिए एपिथेलियल जो टिश्यू होगा वो कहां हमारा मिलेगा? एपिथेलियल जो टिश्यू होगा वो हमारे शरीर के सबसे आउटर लेयर में मिलेगा। क्या मिलेगा? ये आउटर लेयर में मिलेगा। आउटर लेयर मतलब हमारे स्किन के बाहरी परत में मिलेगा। ठीक है, दूसरा हो गया मस्क्यूलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक। ठीक है, पेशीय उत्तक जो हमको बोलते हैं मांसपेशी वाला। तो मांसपेशी हमारे शरीर में कितना होता है? 639 होता है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। पूछेगा मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए आरएनए में होता है, जो कोशिका के नाभिक में होता है। ऑसिन ऑसिन, हाँ, मायोसिन होता है और एक्टिन होता है। इसी प्रोटीन के कारण हमारा मांसपेशियां क्या होता है? सिकुड़ता है, फैलता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। और मस्कुलर टिश्यू भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स। जैसे जैसे याद कर रहे हैं याद करते जाइएगा। दूसरा होता है नॉन वॉलंटरी मसल। नॉन वॉलंटरी मसल्स,
और तीसरा को हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं जी? कार्डियक मसल। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत पूछता है कि कार्डियक मसल किस प्रकार के टिश्यू का उदाहरण है? तो एनिमल टिश्यू का। एनिमल टिश्यू का किस प्रकार का? तो मस्क्यूलर टिश्यू का। ठीक है, और हम वॉलेंट्री मसल्स किसको कहेंगे? वैसा मांसपेशियां हमारे शरीर में, वैसा मांस ऊतक जिसपे हमारा क्या हो, हमारा कंट्रोल हो, उसको हम लोग वॉलेंट्री बोलेंगे। और जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं हो, उसपे क्या बोलेंगे? नॉन वॉलेंट्री बोलेंगे। जैसे नॉन वॉलेंट्री में आ जाएगा किडनी, लीवर, हार्ट का मांसपेशियां, ये सब वाला। ठीक है, और ये सब वाला हो जाएगा जिसपे हमारा कंट्रोल होगा, हाथ पैर वाला। कार्डियक मसल कहां पर मिलेगा? तो हृदय में मिलेगा। और कनेक्टिंग टिश्यू भी कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक लिक्विड में होते हैं, एक क्या होते हैं? सॉलिड में होते हैं। लिक्विड में कौन हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा और लिम्फ हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। और सॉलिड में कौन हो जाएगा? सॉलिड में कौन हो जाएगा? तो लिगामेंट होगा, बोन टू बोन लिगामेंट। बोन टू मसल कहा आ जाएगा? टेंडन हो जाएगा। ठीक है, ये दो हो जाएगा। नर्व सेल तो जानते हैं कि हमारा ब्रेन वाला हो जाएगा। तो इतना हो गया हमारा कौन सा टिश्यू का? एनिमल टिश्यू का। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका पाया जाएगा? कौन? तो कनेक्टिंग टिश्यू का। अब देखिए प्लांट टिश्यू में, प्लांट टिश्यू भी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। बताए हैं, बताते हैं कि तीन तरह का कैसे होता है। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमैटिक टिश्यू। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतक, विभाज्योतक उत्तक। पेड़ पौधे जो वृद्धि करते हैं किस प्रकार के टिश्यू के द्वारा करते हैं? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधे की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, किस प्रकार के टिश्यू के द्वारा होती है? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू। और दूसरा जो होता है वो कौन होता है? इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक। ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेट विभाजक ऊतक जो होता है वो तीन तरह का होता है। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकल को क्या दूसरा को क्या बोलते हैं? हाँ, इंटर कैलरी टिश्यू। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? लैटरल, वेरी गुड, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मतलब क्या हो गया? शीर्ष, मतलब पेड़ पौधे के जो शीर्ष में वृद्धि होगा, ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊतक पाया जाएगा पेड़ पौधों में, ये दो जगह पाया जाएगा, पेड़ पौधों के टॉप पर और पेड़ पौधे के जड़ों में। क्योंकि पेड़ पौधे की भी लंबाई बढ़ती है ऊपर से और जड़ से भी बढ़ती है ना। तो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एपिकल टिश्यू जो है पेड़ पौधे में कहां मिलेंगे? जड़ में और पेड़ पौधे के शीर्ष पर। ठीक है, अगर लंबाई में पेड़ पौधे को बढ़ना होगा तो कौन सा हो जाएगा? एपिकल। ये जो होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर मिलेंगे? तो ये पेड़ पौधे की मोटाई के लिए, तो पेड़ पौधे की मोटाई क्या होता है? तना ना मोटाई होता है। कोई पेड़ पौधा कितना मोटा है, देखते हैं कि आम का पौधा मोटा हो जाता है, शीशम का पौधा थोड़ा सा कम होता है, सागवान का और कम होता है, ये सब करके होता है ना। बरगद का और मोटा होता है, उसका तना मोटा होता है। तो जड़ और तना के मोटाई के लिए कौन हो जाएगा? लैटरल। कौन हो जाएगा? लैटरल। पेड़ पौधे के शीर्ष और जड़ों के वृद्धि के लिए कौन हो जाएगा? एपिकल। और इंटरकेलरल, ये जिसको कौन किस में होगा? नोड में होगा। ईख का देखिए, ईख का कैसा रहता है? यहां से निकालता है ना, मक्का का भी निकालता है ना, बांस में निकालता है ना। तो वो जो बगल से जो ब्रांचेज निकालता है उसमें जो वृद्धि होगा किसके द्वारा होगा? इंटरकैलरी टिश्यू के द्वारा होगा। आप समझ में पूरा आ गया ना? अब देखिए परमानेंट टिश्यू भी कितने प्रकार के होते हैं? तो परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं सिंपल टिश्यू और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाता है जाइलम और क्या आ जाएगा? फ्लोएम। ये भी पूछा जाता है कि बताइए जाइलम, सब क्वेश्चन इसमें आगे है कि जाइलम और फ्लोएम है जो सबसे पहले किस प्रकार का टिश्यू है? तो प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में भी किस प्रकार का है? तो परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में भी किस प्रकार का टिश्यू है? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, किस प्रकार का टिश्यू है?
कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फिर सिंपल टिश्यू भी कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भर तो गया बोर्ड। पहला को हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू को पैरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा। दूसरा को क्या बोलते हैं? कॉलेनकाइमा। और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। पैरेनकाइमा क्या करता है? जैसे एनिमल टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा था? कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। उसी तरह प्लांट टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा? तो पैरेनकाइमा पाया जाएगा। इसका क्या काम है कि स्टोर ऑफ क्या करता है? स्टोर ऑफ फूड करता है। और फूड जो स्टोर करता है पेड़ पौधे किस रूप में करता है? स्टार्च या मंड के रूप में। ये जो कॉलेनकाइमा है ये क्या करेगा? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है पेड़ पौधे का। ठीक है। और ये जो लास्ट में हो गया कॉलेन या स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा? तो हार्ड बनाता है। देखते हैं ना कि कोई भी पेड़ पौधे का जो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है बहुत कठोर रहता है ना, तो किससे बना हुआ रहता है? तो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ रहता है। इतना सारा आपको टिश्यू में पढ़ना था, पूरा तो पढ़ लिए। ठीक है। अब देखिए इतना ही पढ़ाने के लिए हमको 3 दिन चाहिए था, लेकिन यहां तो आपको शॉर्ट में करना है। आप लोग को नोट्स में तो है ही। हाँ चलिए देखिए, अब इससे हम क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग को देखिएगा फटफट क्वेश्चन अब बनेगा। चलिए आगे देखिए। चलो निकालो क्वेश्चन निकालो। आप देखिए, आप देखिएगा आप बनाने में अब क्या आ जाएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को। हो गया ना? पतला लो। हाँ ठीक है। क्या कह रहा है कि वृद्धि अथवा विभाज्योत्तक। ठीक तो लिख रहा है कि विभाज्योत्तक उत्तक का इंग्लिश क्या होता है? मेरिस्टेमैटिक। मतलब पेड़ पौधे जो वृद्धि करेगा, इसी उत्तक में अगर वृद्धि होगा तब पेड़ पौधे भी क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो कह रहा है कि विभिन्न पादप उत्तक के संदर्भ में कथन पर क्या करना है? विचार करना है। कह रहा है वृद्धि अथवा विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाओं में बृहद राजधानियां क्या होती है? उपस्थित होती है। तो राजधानियां उपस्थित नहीं होती है। ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होता है? तो जो कोशिका के जो अंग होते हैं ना वही होते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि विभाज्योत्तक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन की शक्ति खो जाने पर वे अस्थायी रूप से क्या चीज में प्राप्त मतलब परिवर्तित हो जाते हैं? अस्थायी उत्तक का मतलब क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। कहने का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधे अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभाज्योत्तक टिश्यू है, उसका वृद्धि के कारण पेड़ पौधे लंबा होगा, लेकिन वो उसका जो क्या है विभाजन उत्तक में क्या हो जाता है? विभाजन की शक्ति क्या हो गया? खो जाता है। तो उसमें अंत में जाकर क्या चीज में चेंज हो जाता है? वो अस्थायी उत्तक में, परमानेंट टिश्यू में। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आगे देखिए। चलिए अब यहां पर आप खुद बताइए कि एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम या मैटिक जो होता है किसके लिए है? एपिकल के लिए आप क्या जानते हैं? शीर्षस्थ और जड़ों के एक वृद्धि में, शीर्ष और जड़ में वृद्धि के लिए। लैटरल में कौन हो जाएगा? तनों में वृद्धि के लिए। और इंटरकैलर में क्या हो जाएगा? नोट या इंटरनोड में अगर हमको विभाजन करना है तो इसके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पौधे के तनों में कौन आ जाएगा? लैटरल ना जाएगा। आंसर हो गया सही, बनने लगा। ठीक है आगे देखिए। आगे कह रहा पादप के अस्थायी उत्तक। हमने क्या बताया था? प्लांट टिश्यू में दो भागों में बांटा था। पहला को बांटा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 भाग हुआ था, एपिकल, लैटरल और इंटरसेलुलर वाला हो गया था। और परमानेंट टिश्यू को हम लोग कितने में बांटा था? 2 में, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। जो सिंपल टिश्यू होता है वो सिंगल सेल का बना होता है, और जो कॉम्प्लेक्स जो होता है
वो मल्टी सेलुलर का बना होता है। एक लाइन छूट गया था वहां पर। अब देखिए यहां पर क्या है कि पादपों के अस्थायी ऊतक, मतलब परमानेंट टिश्यू वाला पूछ रहा है। परमानेंट दो होता है, दो तरह, दो उसका टाइप होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब यहां देखिए कहता है सिंपल टिश्यू मतलब सरल अस्थायी जो ऊतक होता है, सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से क्या होते हैं, सही या गलत है। परमानेंट टिश्यू दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक प्रकार की कोशिका से, कॉम्प्लेक्स ही नाम है इसका मतलब बहुत प्रकार की कोशिका से बना होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया कि नहीं हो गया। जहां भी नहीं कुछ समझ में आएगा हमको क्या करना है, बताना है, इन्हें कि हम सीधे ये सही सही चलो चलो। दूसरा क्या है, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऊतकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। सही हो गया गलत हो गया, तो आंसर कौन चला जाएगा जी। कोई दिक्कत है आप लोग को, चलिए। इसमें नाम भी उसी तरह का है ना, इतना कठिन कठिन, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कर रहा है, विचार करने के लिए कह रहा है। इसलिए मैंने पहले ही आपको टिश्यू वाला पूरा एक ग्राफ टेबल बना के दे दिया था। ठीक है। अब कह रहा है कि पादपों के सरल अस्थायी ऊतक के कौन कौन प्रकार हैं। तो आप लोग खुद जानते हैं कि प्लांट टिश्यू के दो टाइप, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक के तीन, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। फिर परमानेंट का दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो ही है, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन सिंपल में कितना हो जाता है, तीन होता है। कौन कौन हो जाता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ठीक है। तो ये हमारा जाइलम कॉम्प्लेक्स में ना जाएगा तो खत्म ना हो गया, तो हमारा कौन हो जाएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एक एपिडर्मिस भी होता है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी हमारा पढ़ने का तो नहीं है, लेकिन एपिडर्मिस याद रखिएगा कि सिंपल टिश्यू का ही क्या है, उधर एग्जाम्पल है। तो सिंपल टिश्यू के बारे में ना पूछ रहा है, तो क्वेश्चन कौन हो जाएगा, 2, 3, 4 और। अब समझ में आ रहा है ना, एक मिनट। ये पैरेन्काइमा से क्या होता है, ये स्टोर ऑफ फूड में होता है। पीसीएस याद रखिएगा, पीसीएस का एग्जाम देते हैं ना जी। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का ये करता है स्टोर ऑफ फूड, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये हार्ड बनाता है। बस इतना ही तो याद करना है, इतना ही सबको बने, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोर ऑफ फूड, और सबसे ज्यादा टिश्यू यही पाया जाता है प्लांट में। कोलेन्काइमा क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा, लचीला करेगा, और स्क्लेरेन्काइमा क्या करेगा, हार्ड बनाएगा। ठीक है। क्या एपिडर्मिस कुछ नहीं है, जो मृत पदार्थ, डेड पदार्थ तो सबसे ऊपर वाला देते हैं ना, जो उसको कबाड़ते हैं, निकलता है टूट टूट कर, जैसे आम का पेड़ पौधे में जो छोटा छोटा होता है ना, उसी को हम बोलते हैं। आगे देखिए, आ गया संदर्भ में कि पैरेन्काइमा के संदर्भ में क्या करना है जी, विचार करना है। अब याद रहेगा तो टिश्यू बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो 5 मिनट में आपको हम समझा दिए, लेकिन जब से उसमें पढ़ाते हैं तो 3 क्लास लगता है, उसमें और थोड़ा सा और बताते हैं भी, लेकिन काम हम बता दिए हैं। ठीक है। अब देखिए पैरेन्काइमा के संदर्भ में, पैरेन्काइमा किस प्रकार के टिश्यू में आएगा, सिंपल में आएगा या कॉम्प्लेक्स में आएगा, सिंपल में आएगा। ठीक है। इसलिए बार बार रिपीटेशन करें कि आप लोग को याद रहे। तो पैरेन्काइमा ऊतक क्या करता है, भोजन को भंडारण करते हैं। तो स्टोर ऑफ फूड बताया ही है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बता रहा है क्लोरेन्काइमा ऊतक पौधे को क्या करता है, तैरने के लिए उत्प्लवन बल प्रदान करता है, जो क्या है, गलत है। ठीक है। एरेन्काइमा ऊतक प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, ऊतक एरेन्काइमा जो होता है ऊतक प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, एक गलत है। ओनली कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा। गलत खोजना है, सही नहीं है तो कौन सही नहीं हो जाएगा, 2 और 3। आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ, पौधे में सरल अस्थायी ऊतक मतलब सिंपल टिश्यू के बारे में पूछ रहा है। और सिंपल टिश्यू तो कितना होता है जी, 3 ही होता है। अभी हमने बताया पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है ना। तो कह रहा कि क्या है,
तो पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? PCS। पी से क्या हो गया? पैरेनकाइमा। सी से क्या होगा? कोलेनकाइमा। एस से क्या हो गया? स्क्लेरेनकाइमा। स्टोर ऑफ फूड, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्ड। तो पौधे में लचीलापन क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक तो है? नहीं, गलत ना हो गया, कोलेनकाइमा ना होता है। तो लचीलापन तो कोलेनकाइमा के कारण होता है, ये हो गया गलत। कोलेनकाइमा पौधों की क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है। तो कठोरता तो उल्टा हो गया एक दूसरे के। स्क्लेरेनकाइमा होता है कठोर करता है, और कोलेनकाइमा क्या करता है? लचीला करता है। तो कौन हो जाएगा? इतना पढ़ाने के बाद पहला बार आया है, ना तो 1 ना तो 2। नहीं, पहला ही ऑप्शन है, इसके पहले नहीं आया था कभी भी। ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। अब तो इतना अच्छा से हम बता दिए बोर्ड पे पूरा टिश्यू के बारे में ही, कितना कैसे विभाजित होता है, कैसे क्या क्या है, पूरा याद हो गया है ना? एक बार फिर बता दें। रिवाइज नहीं, बोल के रिवाइज कर देते हैं। टिश्यू 2 प्रकार का, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू और इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारे शरीर के बाहरी भागों में मिलता है। कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्ट करने वाला होता है, जैसे ब्लड वाला हो गया और बोन वाला हो गया। ठीक है। नर्व टिश्यू हमारे ब्रेन में होता है। और कार्डियक मसल में 3 प्रकार का, वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और कार्डियक। ठीक है। फिर हो गया ना, देखे परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में कितना, सॉरी प्लांट टिश्यू में कितना? 2, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक का भी कितना? 3, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। फिर ये हाँ, फिर सरल में कौन हो जाएगा? 2 तरह के, सरल और कॉम्प्लेक्स। सरल में 3 तरह का, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या करता है? स्टोर फूड। कोलेनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। और स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? हार्ड वर्क करता है। फिर वही जाइलम और फाइलम क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स में है। और जाइलम फाइलम के बारे में आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे में मिनरल्स और वाटर ले जाता है और खाना बना के पूरे में बांटता है। ये दोनों के बारे में जानते हैं। अब चलिए स्टोमाटा के बारे में लिखा क्या है स्टोमाटा। सबसे पहले स्टोमाटा कहां मिलता है जी? पत्तियों में मिलता है। पत्तियों में मिलता है। ठीक है। और स्टोमाटा क्या करता है? जो छोटे छोटे रिंध्र रहते हैं ना, स्टोमाटा का हिंदी होता है रंध्र। क्या होता है जी? रंध्र होता है। ठीक है। तो रंध्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला क्या है कि ये कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। तो ठीक तो है, 2 कोशिकाओं के बीच में क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। छोटा छोटा कोशिका रहता है, उसी के बीच में क्या रहता है बेचारा? रंध्र रहता है। तो पहला क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, तो क्या दिक्कत है? ये रक्षी कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग नहीं लेते हैं। ये गलत है या सही है? गलत ना हो गया। यहाँ गैसों का तो आदान प्रदान करता ही है, क्योंकि जो हमारा जो पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सब चीजें ना चाहिए। तो सनलाइट तो सूर्य से आ गया, CO2, और CO2 कहां से आ गया? हमारे वातावरण से आ गया, वायुमंडल से आ गया, और क्या, वाटर और मिनरल्स जड़ के माध्यम से आ गया। तो जो गैस जो CO2 ले रहा है पेड़ पौधे, वो किसके माध्यम से ले रहा है? इसी स्टोमाटा के माध्यम से ना। और जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उससे क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो गैसों का हाँ, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना। CO2 ले रही है और ऑक्सीजन छोड़ दे रही है। तो समझ में आ रहा है ना? तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो कहां पर होता है? तो स्टोमाटा में ही होता है। लेकिन कह रहा है कि भाग नहीं लेते हैं, तो गलत ना हो गया। तो भाग क्या होता है? लेते हैं। ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। ये थोड़ा ना है, इसके पहले वाला था ना जी। हाँ, क्या कहता है? निम्नलिखित विशेषताओं पे क्या करना है? विचार करना है।
और कह रहा है कि उपयुक्त निम्नलिखित में से कोशिका समूह की है, मतलब कोशिका के बारे में बता रहा है कि कोशिका का कौन सा है, क्या है, विशेषता के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्या है कि एक यह पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी क्या होती है, परत बनाती है। सही है गलत है? अच्छा, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन है, स्क्लेरेंकाइमा, एपिडर्मिस या पैरेन्काइमा के बारे में पूछ रहा है कि कौन इस तीनों में क्या विशेषता है, किसका विशेषता है। पहला कि पौधे के सबसे बाहरी परत है, ठीक है, यह पौधे के सभी भागों की क्या करता है, रक्षा करता है, और यह पौधों की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी क्या बनाती है। तो कौन इसमें हो जाएगा, एपिडर्मिस ना हो जाएगा, एपिडर्मिस ना हो जाएगा। हाँ, एपिडर्मिस हो जाएगा। ठीक है, और स्क्लेरेंकाइमा में क्या होता है, पैरेन्काइमा में स्टोर ऑफ फूड, स्टोर ऑफ फूड, पीसीएस। स्क्लेरेंकाइमा ये क्या बनाएगा, हार्ड बनाएगा, और पैरेन्काइमा क्या बनाएगा, लचीलापन बनाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी करेगा। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा, एपिडर्मिस का ये मतलब विशेषता है। आगे देखिए, अगला क्या कहता है कि पौधे और वृक्ष के संबंध में क्या करना है, पौधे और वृक्ष के संदर्भ में कथनों पर क्या करना है, विचार करना, कौन सा सही है। पहला, जड़ का क्या काम है जी, पौधे का जड़ का क्या काम है, जड़ को अवशोषित करना। ठीक है, पानी को मिनरल्स को क्या करना, अवशोषित करना। तो वो जो कोशिकाएं होती है वो जड़ की कौन सी कोशिकाएं होती है, एपिडर्मल कोशिकाएं उसको भी बोलते हैं। तो जड़ एपिडर्मल जो कोशिकाएं होती है, एपिडर्मिस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पेड़ पौधे के सबसे बाहरी वाले भाग होते हैं। जड़ को निकालते हैं ना, उसके बाद देखते होंगे कि अगर जड़ को हल्का 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 महीन सा पतला पतला एक छाल जैसा होता होगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल कोशिकाएं। तो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को क्या करती है, अवशोषण करने के काम करती है। ये तो सही हो गया, सही हो गया ना। दूसरा क्या है कि वृक्षों की जो छाल होता है वो हवा एवं पानी के लिए क्या करता है, अभेद, मतलब हवा और पानी से उसको क्या करता है, बचाता है। तो हमारा क्या क्वेश्चन, ये भी तो सही होना हो गया। तो कौन हो जाएगा, एक और दो, दोनों सही बदल निकालना है, सही है। आगे देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अच्छा बताइए, अरे नीतीश, अरे व्हाइट बोर्ड आ गया, कैसे व्हाइट बोर्ड आ गया ये, चलो ठीक है। अब बताइए आप लोग कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है या प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में भी किस प्रकार का टिश्यू है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। वेरी गुड। अब देखिए दोनों को क्या काम है, कहता है जाइलम, जल से क्या होता है, जाइलम होता है तो नहीं पानी, जाइलम पानी और खनिज लवण को क्या करते हैं, संवहन करते हैं। सही है गलत है, सही है, क्योंकि पेड़ पौधे पत्तियों में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और CO2 चाहिए, और सनलाइट चाहिए। तो यही जड़ क्या करता है, जल कहां से प्राप्त होगा, भूमि से प्राप्त करेगा, मृदा से प्राप्त करेगा, और किसके माध्यम से करेगा, जड़ के माध्यम। जड़ का सिर्फ काम होगा कि मृदा से हमको वाटर और मिनरल्स को क्या कर लेना है, अवशोषित कर लेना है। लेकिन खाना बनाने के लिए तो पत्तियों में ना चाहिए जल, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा। तो जाइलम एक वहां पे संवहनी उत्तक, संवहनी मतलब संवहन करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। पोस्टमैन क्या करता है, एक चिट्ठी को घर घर तक पहुंचाता है ना ले जाके, तो समझिए वही काम करता है वो। तो जाइलम पानी और खनिज लवण को संवहन करते हैं, सही है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है। खाना बन जाता है पत्ती में, तो सिर्फ खाना पत्ती ही प्रयोग करेगा ना, कि दूसरा कोई भी करेगा, सब कोई करेगा, फ्रूट्स भी करेगा, फ्लावर भी करेगा, पेड़ पौधे के अन्य ब्रांचेज भी करेंगे, अन्य भाग भी करेंगे। घर में आपका खाना मम्मी बनाते सिर्फ अपने लिए,
कि घर के सभी सदस्यों के लिए बनाते हैं, तो वही बात होता है। तो खाना जब पानी पहुंचाने के लिए जाइलम, पत्तियों में जब खाना बन जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फ्लोएम। हाँ, खाना को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्लोएम। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है, ये भी क्या हो गया, सही। तीसरा कह रहा है कि जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों ओर क्या कर सकता है, गति करा सकता है। अब ये दिमाग लगा, ये क्या है, गलत है या सही है? पदार्थ काहे नहीं होता, पदार्थ कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए, जाइलम का काम क्या है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, ठीक है, क्योंकि जल को क्या करेगा, जल से कहां पहुंचाएगा, पत्ती तक, नीचे से ऊपर की ओर ना जाएगा। तो वही यहां पर उल्टा लिख दिया है, यहां लिख दिया है कि जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को मतलब विपरीत दिशाओं में पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों ओर गति करा सकता है। नहीं, यहां फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम दोनों तरह से करा सकता है, लेकिन जाइलम जो है केवल एक ही दिशा में करा सकता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि फ्लोएम, देखिए मान लिया कि हमारा ये क्या है जी, पौधा है, पौधा है ना, ये हमारा पौधा है, और नीचे क्या है, जड़ है। जाइलम का क्या काम है, जाइलम का काम है कि जड़ पानी को अवशोषित कर लेगा मृदा से, उसके बाद क्या करेगा, ऊपर लेके चला जाएगा। और पत्ती में जब खाना बन जाएगा तो फ्लोएम क्या करेगा, सभी जगह पौधों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये इधर भी जाएगा, 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 नीचे भी जाएगा, जड़ को भी तो जरूरत है। तो ये दोनों तरफ कर सकता है, लेकिन जाइलम क्या होगा, कोई एक ही दिशा में करेगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, 1 और, तो सही नहीं है तो केवल कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर, आप बताइए, कह रहा है जंतु उत्तक के प्रकार हैं, देख रहे हैं ना, याद रहेगा तो वहां से आप लोग कौन प्लांट टिश्यू है कौन एनिमल टिश्यू आप याद कर लेंगे वहां से। कह रहा कि इतना 4 को दिया हुआ है, कह रहा इसमें कौन सा जंतु उत्तक है। सबसे पहले जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियम उत्तक, दूसरा मस्क्यूलर उत्तक जिसको हम लोग पेशीय उत्तक बोलते हैं, तीसरा कनेक्टिंग जिसको संयोजी उत्तक बोलते हैं, चौथा होता है नर्व जिसको हम लोग तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। तो कौन हो जाएगा, चारों हो जाएगा ना। आप देख लिए ना कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 और 4। अब एक बार फिर बता दीजिए सभी का काम क्या है हमारे शरीर में। एपिथेलियम उत्तक होता है जो हमारे शरीर के सबसे बाहरी आउटर लेयर में मिलता है। पेशीय उत्तक मांसपेशियों के लिए होता है, इसलिए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, वोलेंट्री, नॉन वोलेंट्री और कार्डियक मसल्स। वोलेंट्री जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, नॉन वोलेंट्री जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है। संयोजी उत्तक सबसे ज्यादा हमारे शरीर में यही होता है, ब्लड और बोन वाला, ठीक है, सॉलिड मतलब सॉलिड और लिक्विड में। और तंत्रिका तरल कहां पर हो जाएगा, तो ब्रेन वाला में पड़ेगा, नर्व टिश्यू न्यूरॉन वाला में पड़ेगा। तो यह हमेशा चारों ना हो जाएगा। चलिए, आप लोग नहीं फोटो कॉपी करवाए, नहीं मिला, अरे ठीक है। हाँ, अंत में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनिमल टिश्यू के बारे में क्या करना है, विचार करना है। ये हम पूरा ही पहले ही बता चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन आपको समझने में क्या होगा, आसान होगा। कह रहा है पहला क्या, ध्यान दीजिएगा, एपिथेलियम उत्तक जंतु के शरीर को ढाकने या बाहर अच्छा प्रदान करने में क्या होता है, सही होता है, क्योंकि एपिथेलियम उत्तक आउटर लेयर में मिलता है ना। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा क्या कहता है कि संयोजी उत्तक कोशिकाएं को आपस में क्या करती है, जोड़ के रखती है, जुड़ी रहती है। तो सही है गलत है, आप ही लोग बनाइएगा, हम नहीं, कुछ कोई एक भी नहीं बनाते हैं, आप ही लोग बनाइएगा। ये क्या हो जाएगा, सही है। पेशीय उत्तक क्या होती है,
लंबी लंबी कोशिकाओं का बना होता है, ये सही है। ठीक है, और तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। सही है गलत है? सही है। आप खुद बना रहे हैं सभी लोग, तो कौन हो जाएगा आंसर? 1 2 3 और 4। आ रहा समझ में? अरे बताइए, इस तरह क्वेश्चन किसी को नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा टिश्यू वाला तो बन पाएगा? नहीं बनेगा। ये वो जानेगा कि संयोजी ऊतक आपस में जुड़ी रहती है तो बना देगा। बाकी समझ में ये भी बना सकता है, 2 और 3 बना सकता है। तो 2 3 तो सभी में दिया हुआ, इसी में भी है, इसमें देखिए आसान आसान वाला सभी में दे दिया है। एलिमिनेट कैसे करोगे? 2 3 तो सभी में है। ठीक है, आपको जान रहे तब ना। हाँ, अब देखिए कह रहा है रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में कह रहा है। रक्त कैसा ऊतक होता है जी? संयोजिक ऊतक। यहाँ पर अगर लिख देगा कि रक्त एक ठोस संयोजिक ऊतक है तो गलत होगा कि सही होगा? गलत हो जाएगा। द्रव के रूप में होता है, तरल संयोजिक ऊतक होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? सही है गलत? सही। आप ही खुद बनाइएगा। दूसरा कहता है आरबीसी लाल अवधि कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से मिला के हम क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा कहते हैं। सही या गलत है? फंस गए ना? हम पहले ही बताए थे ब्लड वाला चैप्टर में कि ब्लड का हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को हम लोग बांट के जो पढ़ते हैं वो बांट के पढ़ते हैं लिक्विड के रूप में। ठीक है, और एक को हम लोग पढ़ते हैं सेलुलर पार्ट के रूप में, कोशिकीय पार्ट के रूप में। और जो कोशिकीय पार्ट के रूप में होता है वो कौन होता है? वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जो लिक्विड में होता है, तरल अवस्था में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का कितना प्रतिशत भाग होता है? वो 50 से 55% होता है। और ये कितना होता है? 45 से 50% होता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो 90% पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है, 3% में अन्य लवण और आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कोशिकीय भाग बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? सेलुलर पार्ट या कोशिकीय भाग बोलते हैं। अब समझ में आ गया? तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत। तीसरा क्या है कि प्लाज्मा में प्रोटीन होता ही है, 7% होता है। नमक और हार्मोन क्या होते हैं? उपस्थित ही होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। तो कौन होगा? 1 और 3 ना? सही ना चुनना है, तो 1 और 3। आप बताइए कि आरबीसी के कम होने से कौन सा बीमारी? एनीमिया। और आरबीसी की संख्या ज्यादा होने से कौन बीमारी? ठीक ठीक, थोड़ा सा गलत हो गया है। पोलियो, पॉलीसिथेमिया। कैसे हम लोग भूल जाते हैं? कम से एनीमिया, ज्यादा से पॉलीसिथेमिया। ठीक है, और प्लेटलेट्स के कमी से क्या होता है? डेंगू बीमारी में हमारा प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है। और प्लेटलेट्स जिसके ब्लड में नहीं पाया जाता है उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है। 5 प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है: एस्नोफिल, बैस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सबसे बड़ा आकार में पूछेगा तो मोनोसाइट, सबसे बड़ी प्रतिशत में पूछेगा तो न्यूट्रोफिल। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा? 1 2 और 3। 1 3। आगे देखिए, जीवों में क्या करना है? विविधता। पता नहीं क्या है विविधता, देखते हैं आगे। कल है केंद्रक युक्त। केंद्रक युक्त मतलब क्या है? कि जिसमें न्यूक्लियस हो कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता क्या होती है? होती है। हम बताए थे ना कि कोशिका 2 तरह से होता है,
होता है, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है जो अनडेवलप्ड होता है, प्राचीन होता है, अविकसित होता है, उसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर सॉरी यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक कैसा होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है, और इसमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है। तो वही जो चीज पूछ रहा है इसमें कि केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है। सही है गलत है? सही है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि ऐसी कोशिकाएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बिना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं बनेगा। इसमें कह रहा है कि ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत के विपरीत कार्य करती है, जो एक साथ समूह बनाकर जीवों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो समूह के साथ निर्माण बनाकर करती है, इसका मतलब सेल जब ग्रुप बहुत सारा सेल मिलता हो तो क्या बनेगा, टिश्यू। बहुत सारा ग्रुप समूह जब टिश्यू का बनता हो तो क्या बनता होगा, ऑर्गन। और बहुत सारा ऑर्गन का समूह बनता हो तो सिस्टम बनेगा, और जब बहुत सारा सिस्टम बनेगा तो क्या बनेगा, बहुत बॉडी का निर्माण करेगा। किस प्रकार का, एक कोशिकीय का या बहुकोशिकीय का, बहुकोशिकीय का। और बहुकोशिकीय का मतलब हो गया कि जिसमें कोशिकाओं की संख्या क्या हो, एक से अधिक हो। तो जिसमें भी जिस प्रकार ऐसे सभी जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक पाई जाती है, उसमें जो सेल काम करेगी ना, श्रम विभाजन पर काम करेगी। नहीं समझ में आया? अगर हम कोचिंग खोले हैं, मतलब हम कोचिंग ऐसे समझिए, मान ले कि हम अगर कोचिंग खोले हुए हैं और एक ही व्यक्ति हम हैं और कोई स्टाफ नहीं है, तो सारा काम कौन करेगा, आप ही करना है। हमको ही एडमिशन लेना है, हमको ही इंक्वायरी करना है, हमको ही पढ़ाना है, ठीक है। अगर एक कोचिंग खोले हुए हैं, उसमें बहुत सारा क्या है, स्टाफ है, तो हर का काम बटा हुआ है कि नहीं, तो वही इसको बोलते हैं श्रम विभाजन। अगर किसी शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं हैं तो वो सब कोशिकाएं श्रम विभाजन पे काम करती है। श्रम विभाजन का मतलब कि सांस लेने का काम कोई अलग कोशिका करेगा, फेफड़े वाला कोशिका करेगा, शरीर से कोई विषाक्त पदार्थ को निकालने वाला अलग कोशिका, किडनी वाला काम करेगा, ठीक है। डाइजेशन का काम अलग वाला करेगा, सबका काम क्या है, बटा हुआ। लेकिन यहां कह रहा है कि ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत करती है, विपरीत थोड़ा ना करती है। और जो सिंगल कोशिका से बना है, जैसे अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, हाँ बैक्टीरिया, ये सारा क्या करेगा, श्रम सिद्धांत पे नहीं करेगा। एक ही तो है वो व्यक्ति, तो सारा काम एक ही शरीर के द्वारा हो जाएगा, श्रम सिद्धांत पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अनुसार ये क्या हो गया, गलत ना हो गया। ऐसे सभी कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पे काम करेगी, जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये क्या हो गया, सही हो जाएगा। अगर देख लीजिए, दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी, बीच में कहां से आ गई ये, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में एक गर्म और एक नमी व ठंडा वाला भाग होता ही है। ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। बीच में क्या हो गया, इक्वेटर विषुवत रेखा हो गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, साउथ को। और सूरज है ना, जो वर्ष भर इसी दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या करते रहता है, ट्रैवल करते रहता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर चाहे इधर आवे सूर्य चाहे उधर जाए, क्या होता है, मतलब वर्ष भर सीधा इसका लाइट पड़ता है। क्या पड़ता है, सीधा लाइट पड़ता है। आप देखिए, सीधा लाइट पड़ने के कारण इसमें क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगा। इसमें गर्मी ज्यादा होने के कारण इसमें सालों भर वर्षा होते रहती है। क्या होते रहती है, सालों भर वर्षा होते रहती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कहता है इसमें सबसे सही व्याख्या को चुनना है, ठीक है। ये सब लगभग चारों ऑप्शन एक तरह से सही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अच्छा वाला कौन है, तो कह रहा है यहाँ पौधे एवं जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, मोर डायवर्सिटी। तो जहां पे पानी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो वहां पर क्या पड़ेगा, डायवर्सिटी होगा ही। तो सबसे ज्यादा जो विशेष व्याख्या सही है वो कौन वाला सही है, यही वाला सही है।
जितना भी जो सुंदरबन क्या है, जैव विविधता वाला है ना, तो संसार में जितना भी जैव विविधता वाला जगह है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पौधे एवं जंतुओं की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह कह रहा है यहां मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय कभी पाया जाएगा, कह रहा है यहां पर वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है, रहित क्षेत्र तोड़े ना है, सहित क्षेत्र है। ठीक है, और यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल है, वर्षा सालों भर पड़ेगा तब प्रतिकूल रहेगा। तो सही व्याख्या कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम क्या बोल रहे थे कि चारों सही है, नहीं ना, नहीं ये सही है, बाकी तीनों क्या है, गलत है। आगे देखिए, कह रहा है कि जैव विकास की अवधारणा को कौन सा वैज्ञानिक, जैव विकास को कौन सा वैज्ञानिक किए थे, बताइए, चार्ल्स डार्विन। कौन से किए थे, चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक इन्हीं का ना लिखा हुआ है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का। अर्नेस्ट हैकेल क्या किए थे, ई हैकेल, ई हैकेल के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, सजीवों को इन्होंने 3 जगत में बांटा था। ठीक है, मोनेरा, एनिमल और प्लांट में। फिर व्हिटकर के बारे में क्या जानते हैं, 5 में बांटे थे। ठीक है, किसमें, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, प्लांटी में, एनिमल में। ठीक है, ये भी सजीवों को बांटे थे, कार्ल बोस भी। तो आंसर कौन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। इसका इन्होंने एक पुस्तक लिखा था उसी में, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। किसकी उत्पत्ति, स्पेसिस की उत्पत्ति का सिद्धांत लिखे थे। आगे देखिए, सुबह का है, नहीं, हाँ दीजिए, थोड़ा सा गला सूख गया, वो वाला दीजिए ना, बोतल लो, बोतल लो। क्या दिक्कत है, उसमें पानी ज्यादा गिरेगा ना। अच्छा, ठीक है, खाली गला गला भिंगाना था। अब देखिए, जीवों को 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित इसमें है? अरे प्लांटी के मतलब प्लांट, प्लांटिया को प्लांट लिखा है, मतलब लिख दिया है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, सब सही है ना? ठीक है, आप बताइए, मोनेरा का उदाहरण दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला है। हाँ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन, और ब्लू ग्रीन एल्गी के अन्य नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये किसको अंतर्गत आता है, मोनेरा। और बताइए, मोनेरा का क्या विशेषता है? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक होता है, भुला गए यहाँ पे, हमने बताया था ना कि सेल को कितने भागों में, एक को हम लोग क्या बोले थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कैसा सेलुलर होता है, यूनिसेलर होता है, और वैसा सेल जो प्रोकैरियोटिक हो, यूनिसेलर हो, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, मोनेरा नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे, मोनेरा। और इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर यूकैरियोटिक सेल को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, हाँ, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होगा वो कौन हो जाएगा, वो प्रोटिस्टा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रोटिस्टा। अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटिस्टा। अगर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनेरा। और इसका एग्जांपल आप लोग जानते थे, प्रोटोजोआ, अमीबा, इगुलिना, पैरामीशियम, ये सब है। ठीक है, और मल्टीसेलुलर में क्या होगा, ये भी 2 प्रकार का होगा। एक में क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट, और एक में सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट।
तो जिसको सेल वाल एब्सेंट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एनिमल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एनिमल। और जिसमें सेल वाल प्रेजेंट होगा पुनः उसको दो भागों में बांटे हैं। एक को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ होगा उसको हम लोग किसके रूप में रखेंगे? प्लांट में रखेंगे। और हेट्रोट्रॉफ होगा उसको क्या रखेंगे? फंगी में रखेंगे, कवक में रखेंगे। ठीक है। जैसे मशरूम, मशरूम भी क्या है? एक प्रकार का कवक है। ईस्ट है जो क्या है? कवक है। पेनिसिलिन जो हमारा एंटीबायोटिक बनाता है किससे बनता है? तो कवक से ही बनता है। तो ये सब हमारा कवक में आ जाएगा। इतना सारा याद रहेगा तो सारा चीज बन जाएगा। इसके बाद इस सारा इसी पे है, ये है। तो एक बार समझ लीजिए, सेल दो तरह का, प्रो, यूरी। प्रो में अगर यूनिसेलर है तो मोनेरा, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। अगर यूनिसेलर यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, इगुलिना, पैरामेशियम, ये सब हो जाएगा। फिर एक में सेल वाल एब्सेंट, एक में सेल वाल प्रेजेंट। प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या सेल वाल एब्सेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमल। और जिसमें सेल वाल प्रेजेंट रहेगा पुनः दो भागों में, हेट्रो और ऑटो। ऑटो को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट। और हेट्रो को क्या बोल देंगे? फंगी। चलिए देखिए, अब देखिए यहां पर इसी से संबंधित सारा है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब सही हो जाएगा ना? चलिए आगे देखिए। अब मोनेरा जगत के बारे में बताना है। ठीक है, कि मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो आप मन में सोचे कि मोनेरा जगत का क्या है। सबसे पहले इसका उदाहरण कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा। और कौन आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। मोनेरा जो होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूनिसेलुलर। आप देखते हैं इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है। सही या गलत है? गलत हो गया ना? सभी जीवों में थोड़े ना होगा, गलत होगा। बैक्टीरिया में थोड़े ना होगा कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया में तो कोशिका भित्ति होता ही है, क्योंकि बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति क्या चीज से बना होता है? पेक्टिन से। बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किससे बना होता है? पेक्टिन से। शैवाल का कोशिका भित्ति क्या चीज से बना होता है? सेलुलोज से। कवक का कोशिका भित्ति क्या चीज से बना होता है? काइटिन से। और पेड़ पौधे को भी सेलुलोज से। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, ये सही है। फिर दूसरा क्या है कि नीलहरी शैवाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इस जगत का क्या है? उदाहरण है। सही है गलत है? सही है ना? तो दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि अमीमा और प्रोटोस्टा, प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? किसमें आएंगे? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा का क्या करेक्टरिस्टिक है? क्या विशेषता है? ये कैसा होगा? कैसा सेल होगा? तो यूकैरियोटिक होगा, यूनिसेलुलर होगा। वेरी गुड। क्या होगा? यूनिसेलुलर। अगर यहां पर अगर हम प्रोकैरियोटिक का यूनिसेलुलर लिखते तो क्या हो जाता? मोनेरा हो जाता। इसमें हो जाता प्रोकैरियोटिक और कैसा हो जाता? यूनिसेलुलर। इसका उदाहरण क्या हो जाता? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और प्रोटिस्टा में कौन हो गया? अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम और इगुलिना। ये चार याद रखिएगा। ठीक है। आप प्लांटी तो जानते ही, पेड़ पौधे। तीन ही चीज तो याद करना, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, बस। बाकी सब तो आप जानते ही हैं। अब समझ में आ गया ना? अगर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है तो उसको हम लोग मोनेरा बोलेंगे। अगर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा, बस। आगे देखिए, आगे देखिए, कवक जगत के बारे में पूछना है। तो सबसे पहले ऊपर से चलिए, कैसा सेल होना चाहिए? प्रोकैरियोटिक होना चाहिए या यूकैरियोटिक होना चाहिए? यूकैरियोटिक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर में तो एक ही है, प्रोटिस्टा। तो कैसा होना चाहिए? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, बहुत कोशिकीय। उसके बाद कैसा होना चाहिए? सेल वाल प्रेजेंट या सेल वाल एब्सेंट? सेल वाल प्रेजेंट होना चाहिए। सेल वाल क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। ऑटोट्रॉफ होना चाहिए या हेट्रोट्रॉफ होना चाहिए? हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कहिएगा तो पेड़ पौधे चला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ। इतना होना चाहिए सुविधा कवक के लिए।
अब देखिए इसमें क्या होता है, इस जगत के जीव क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सही तो बात है। कवक लोग क्या होता है, कवक जो होता है मृतोपजीवी होता है, मतलब सड़े गड़े मृत पदार्थों पे जिंदा होता है। सजीव तीन तरह से अपना पोषण करता है ना, एक को हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी, एक को हम लोग बोलते हैं समभोजी, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी। तो कवक वगैरह जो होता है, मशरूम है, पेनिसिलिन, ये सब जो है, ये सब क्या है, मृतोपजीवी होता है। तो कवक वाला जो भी होता है वो कैसा होता है, मृतजीवी होता है। दूसरा क्या है कि इस जगत के कुछ प्रजातियां क्या होती हैं, साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या बनाती हैं, सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में कौन रहता है, लाइकेन रहता है ना। और लाइकेन किस किस के बीच बन के बनता है, एल्गी और फंगी, मतलब शैवाल और कौन हो जाता है, शैवाल और कवक। तो साइनोबैक्टीरिया को दूसरा नाम क्या है जी, ब्लू ग्रीन, शैवाल आ गया ना, और कवक के साथ मिलकर क्या बनाता है, सहजीवी संबंध बना ही दिया, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ये सही हो गया, गलत हो गया, सही हो गया। पहला भी क्या है, सही है। तीसरा की क्या है कि कवक में उपस्थित कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सही है गलत है, सही है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, सही। तो कौन कौन हो जाएगा, 1 2 और 3। क्वेश्चन देखिए कितना घुमा घुमा का पूछा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। आपको ये कभी भी क्वेश्चन को बनाइएगा बाद में भी तो आपको पढ़ने की फिर जो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, बिना पढ़े हुए कोई दूसरा वाला भी अगर कोई पढ़ेगा तो बिना कॉन्सेप्ट के उसको रख देगा 2-4 पेज पढ़ने के बाद। अगला देखिए क्या कह रहा है, प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब प्लांट जगत, पादप जगत और जंतु जगत के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। स्टेटमेंट गलत है, सही है, पहले ये बताइए। कोशिका भित्ति तो पेड़ पौधे में होता ही है, बहुकोशिकीय तो होता ही है। अभी ना बताए थे कि कवक और प्लांटी में सिर्फ एक ही अंतर है कि नीचे जाके वो ऑटोट्रॉफ हो जाता है और क्या हो जाता है, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ हो जाएगा तो प्लांट आ जाएगा, और हेटेरोट्रॉफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। तो बहुकोशिकीय तो होता ही है, यूकैरियोटिक होता ही है, लेकिन कोशिका भित्ति क्या होती है, प्रेजेंट होता है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, अनुपस्थित नहीं ना होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरा, एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, गलत है या सही है, विषमपोषी मतलब क्या होगा इंग्लिश, हेटेरोट्रॉफ। तो सही है गलत है, गलत आप कैसे कह रहे हैं, जंतु एनिमेलिया मतलब क्या हो गया, जंतु जगत ना। तो जंतु जगत विषमपोषी ही ना होता है, खाना बनाता है क्या, खाना बनाता है ना, ऑटोट्रॉफ होगा। तब कैसे कह रहे हैं कि सही है, विषमपोषी होते हैं तो सही तो है ये। तो पीछे वाला वो बोल रहे थे, उनका क्या, आपका क्या नाम भूल जाते हैं, अंजलि नाम है, काजल नाम है, ठीक है। तो एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो क्या होते हैं, विषमपोषी। सही ना स्टेटमेंट, आप कैसे गलत कर दिए, हम लोग विषमपोषी है ना जी, ऑटोट्रॉफ थोड़े ना है, ऑटोट्रॉफ तो पेड़ पौधे होते हैं। चलिए, तो ये सही हो गया। दूसरा क्या है, गलत ना है, ये हो गया। आगे देखिए, फिर कहता पादप जगत मतलब प्लांटी जगत। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इस वर्ग में नहीं आता है। आप देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको हमको बताना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लोग सजीवों को 5 वर्ग में बांटे थे ना, कौन कौन में बांटे थे, मोनेरा में, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल। तो प्लांटी और एनिमल को पुनः फिर भागों में बांटा जाता है। ठीक है,
तो प्लांटी जगत को 5 भागों में और जंतु जगत को 10 भागों में। ठीक है, कितना भागों में? मतलब पादप जगत को 5 भागों में और जंतु जगत को 10 भागों में। तो वो प्लांटी जगत, प्लांट किंगडम का देखिए कौन कौन सा होता है जो। ठीक है, पहला भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं थाइलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थाइलोफाइटा, पहला। दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। चौथा को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। और पांचवा को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये प्लांट का हुआ। ठीक है, क्या समझे कि आर.एच. व्हिटकर ने सबसे पहले सजीवों को 5 वर्गों में बांटा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल। फिर प्लांट को हम लोग कितने भागों में? 5 भागों में। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जंतु जगत को बांटते हैं तो कितने भागों में बांटते हैं? 10 जगत में। कौन कौन? आर्थ्रोपोडा, सेलेंट्रेट, पॉरीफेरा, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का बहुत सारा है, कितना याद रखेंगे? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोडर्मा, वर्टिब्रेट, एनिलिडा, निमेटोडेडा। ठीक है, एक गो छूट गया होगा कहीं। हाँ, तो ये 10 को याद रखिएगा कि जंतु जगत को 10 उपभाग में और पादप जगत को 5 में। अब ये तो याद रखेगा, याद रह जाएगा ये वाला कि थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें कौन हो जाएगा जी? प्लांटी जगत में पूछ रहा कि कौन सा वर्ग इसमें सम्मिलित है। तो एक तो हो जाएगा थाइलोफाइटा, सम्मिलित नहीं है जो पूछ रहा है। मतलब सबसे पहले हम चुन लेते हैं कि प्लांट जगत का कौन कौन है। तो प्लांट जगत में थाइलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, 2 ही गो है, यानी कि मोलस्का, निमेटोडोडा और पॉरीफेरा। यानी कि 3, 4, 5 किस में आ जाएगा? जंतु जगत में आ जाएगा। जब प्लांटी जगत में नहीं आएगा तो आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एनिलिडा में कौन आता है? जोंक आता है, केचुआ आता है, रेंग। हाँ, इसका शरीर खंडों में विभक्त रहता है। देखिए, प्लांट जगत, प्लांट किंगडम को हम लोग यहां पर देखिए दे देता हूं, एक टेबल दे देता हूं आप लोग को, याद रखिएगा। प्लांट किंगडम को हम लोग कितने भागों में? 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटते हैं? ऐसे नहीं पढ़िए, इसको पढ़िए ऐसे। प्लांट किंगडम को सबसे पहले हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है अपुष्पीय पौधा। क्या होता है? अपुष्पीय पौधा। याद रखिए तो लिखते भी जाइए, अपुष्पीय पौधा। फेनेरोगैम्स मतलब क्या होता है? पुष्पीय पौधा। इसमें क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स में वैसे पेड़ पौधे आते हैं जिसमें फल, फूल और बीज नहीं लगते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछेगा, पेड़ पौधे को वह कौन, मतलब किस ग्रुप में रखेंगे? जिस ग्रुप में फल, फूल और बीज नहीं लगते हैं। क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे करके दे देगा। तो किसमें नहीं होगा? क्रिप्टोगैम्स में। और पुष्पीय पौधा में मतलब क्या हो गया कि इसमें फल, फूल और बीज लगते हैं। क्रिप्टोगैम्स को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं थाइलोफाइटा। क्या बोलते हैं?
थाइलोफाइटा। दूसरा क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। ठीक है। अब हम आप पुष्पीय पौधा को दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है। पुनः हम लोग फेनेरोगैम्स के दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। स्पर्म मतलब क्या होता है जी? स्पर्म मतलब शुक्राणु होता है, लेकिन पेड़ पौधों में स्पर्म का मतलब क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मतलब हो गया अनावृत बीजी। हिंदी क्या हो गया? अनावृत बीजी। इसको हम लोग बोलते हैं नग्न बीजी। ठीक है। नग्न बीज के मतलब इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होगा। अनावृत मतलब कोई आवरण नहीं। और एंजियोस्पर्म मतलब क्या हो गया? आवृत बीजी। मतलब इसके बीज के चारों पर ऊपर क्या रहेगा? आवरण रहेगा। फिर हम लोग आवृत बीजी को दो भागों में बांटते हैं। एक को बांटते हैं मोनोकॉट, एक को हम लोग बोलते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है? एक बीजपत्री, और डाइकोट का मतलब क्या होता है? द्विबीजपत्री। ठीक है। इतना पूरा है आपको प्लांट किंगडम का। और इसके बाद सारा क्वेश्चन इसी पे है। तो एक बार एक अच्छा से एक बार इस टेबल को क्या करना है? देख लीजिए। ठीक है। इधर ध्यान देखिए। किसमें? तो यहां पर देखिए, बहुत ही आसान से समझ जाएगा। जिस तरह से हम लोग उधर समझे इधर भी समझ लेंगे। ठीक है। प्लांट किंगडम को कितने भाग में? दो भाग में। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को बोलते हैं अपुष्पीय और फेनेरोगैम्स को क्या बोलते हैं? पुष्पीय। अपुष्पीय मतलब मतलब नहीं, मतलब फूल फल बीज नहीं लगेंगे और इसमें फूल फल बीज लगेंगे। क्रिप्टोगैम्स को पुनः कितने भागों में? तीन भागों में। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है। थाइलोफाइटा जो ग्रुप होगा इसको हम लोग शैवाल ग्रुप भी बोलेंगे। शैवाल ग्रुप। क्या ग्रुप बोलेंगे? शैवाल ग्रुप बोलेंगे। थाइलस मतलब होता है फैला हुआ। क्या मतलब होता है? फैला। थाइलस मतलब फैला हुआ। और इसमें जो थाइलोफाइटा ग्रुप का जो वर्ग में जो पेड़ पौधे होंगे उसमें आप जड़, रूट, स्टेम और तना में अंतर नहीं कर पाएंगे। इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना? थाइलोफाइटा को बोलेंगे शैवाल ग्रुप। और पूछेगा क्वेश्चन, ये भी पूछता है कि पादप जगत का सबसे बड़ा ग्रुप कौन होता है जी? थाइलोफाइटा ग्रुप। कौन सा ग्रुप? थाइलोफाइटा ग्रुप। थाइलस मतलब फैला हुआ। इसका ठीक है। इसमें आप जड़, तना और पत्ती में अंतर नहीं कर पाएंगे। ब्रायोफाइटा स्थल पर उगने वाला जो सबसे पहले पौधा आया था, किस ग्रुप का आया था? ब्रायोफाइटा का आया था। क्योंकि ब्रायोफाइटा जो होता है वो हाई टेम्परेचर वाले जगह में उगता है, जेरोफाइट वाला एरिया में। जेरोफाइट पौधे किसको कहते हैं? जो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जेरोफाइट बोलते हैं। तो मरुस्थल में हाई टेम्परेचर होता है ना, तो जो अभी आप बोल रहे थे किस में आ जाएगा? ब्रायोफाइटा में आ जाएगा। पूछ रहे थे ना कि कैक्टस किस में आएगा, तो ब्रायोफाइटा में आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सब होते हैं। एक होता है टेरिडोफाइटा। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पेड़ पौधे का सरीसृप। क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे का क्या बोलते हैं? हाँ, चलिए आगे देखिए। अब इतना हो गया ना, इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। और आएगा तो हम लोग बता देंगे। आगे देखिए, यहां पर आप क्वेश्चन बनाइए। तो इसमें कौन हो जाएगा जी? प्लांटी जगत में कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो मोलास्का नहीं आता है, निमेटोडोडा नहीं आता है, पोरिफेरा नहीं आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। पूछेगा, जैसे पूछा ना कि प्लांट जगत का सबसे बड़ा ग्रुप कौन होता है, तो प्लांट जगत का सबसे बड़ा ग्रुप होता है थाइलोफाइटा।
लेकिन जंतु जगत का सबसे बड़ा ग्रुप कौन होता है? आर्थ्रोपोडा। सबसे छोटा ग्रुप कौन होता है? पॉरीफेरा। सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा, सबसे छोटा पॉरीफेरा। सबसे बड़ा कौन? सबसे ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? 3, 4 और 5। आगे देखिए, अब इसमें सारा क्वेश्चन आप लोग को बना लीजिएगा, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दिए होंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन आगे इसलिए हम बता देते पहले ही। कह रहा प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है जी? विचार करना। क्या विचार करना? देखिए कि थाइलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। सही है। क्या है? सही है। थाइलोफाइटा मतलब होता है थाइलस, मतलब फैला हुआ। इसमें जड़, तना और पत्ती में अंतर करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा ग्रुप है। और थाइलोफाइटा को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? शैवाल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल ग्रुप बोलते हैं। अगला, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप जगत का क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। सही बात है। इसको हम लोग शैवाल ग्रुप बोलते हैं और इसको हम लोग उभयचर बोलते हैं। उभयचर मतलब क्या होता है? जो जल और थल दोनों में रहे। ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधा होगा वो जल में भी होगा और स्थल पर भी होगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। अंत में कह रहा है कि टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं। ये भी क्या है? सही है। प्लांट जगत में ये मात्र एक ऐसा टेरिडोफाइटा है जिसमें संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक मतलब क्या समझे आप? जाइलम और फ्लोएम, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे? होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा और थाइलोफाइटा में नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछता, कैसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आ गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और तीसरा क्या कहता है कि ये बताइए, देखते हैं कौन बताता है। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है या होती है? सही ना है, क्योंकि हमने प्लांट जगत को कौची में बांटा था? 2 भागों में। पहला को क्या बांटे थे? क्रिप्टोगैम्स। एक को बांटे थे फेनेरोगैम। तो ये सब क्रिप्टोगैम्स का भाग ना है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और क्रिप्टोगैम्स उसको कहते हैं जिसमें फूल, फल और बीज नहीं होते हैं। देख रहे, बोल जो रहे हैं, जो हम एक एक क्वेश्चन समझिए, जो हम बोल रहे हैं ना वो सब, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? अब देखिए आ गया फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब होता है अपुष्पीय, फेनेरोगैम्स मतलब होता है पुष्पीय। ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश नेम ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फेनेरोगैम वहां पर पुष्पीय पौधा, पुष्पीय पौधा लगा के नहीं देगा, क्योंकि पुष्पीय और पुष्पीय में तो आप लोग पकड़ ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या, हाँ, फेनेरोगैम्स को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटते हैं ना। जिम्नोस्पर्म किसको कहते हैं? आवृत बीजी कि अनावृत बीजी? अनावृत। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का होता है अनावृत बीजी। अनावृत मतलब नग्न बीजी। ठीक है, और एंजियोस्पर्म मतलब क्या हो गया? आवृत बीजी, मतलब बंद बीज। ठीक है, क्या हो जाएगा? बंद बीज। तो ठीक तो है कि फेनेरोगैम्स पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अब देखिए क्या होता है। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब हो गया अनावृत, नग्न बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाला, मतलब बंद बीज होता है। गलत ना है, नग्न बीज होता है ना। देखिए आ गया ना, इसका मतलब क्या होता है? यहां पर क्या हो जाना चाहिए? नग्न बीज होना चाहिए। यानी कि जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे का वर्ग नहीं है, बाहर मतलब नग्न वाला होगा। तो इसका आंसर, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब क्या हो गया? आवृत बीजी, बंद बीजी वाला। ये कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म के सभी पौधों में क्या लगते हैं? पुष्प लगते हैं। सही या गलत है? ये किसका पार्ट है जी? ये फेनेरोगैम, मतलब फेनेरोगैम पुष्पीय पौधे का ना भाग है। तो ये क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजीय मोनोकॉट्स, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीज होते हैं। आप इसमें बताइए। हाँ, ये तो गलत है। कहां गलत है? यहां तक ठीक है। यहां लिख रहा है कि एंजियोस्पर्म को पुनः दो भाग में ना बांटते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ये दोनों ना हो जाएगा, तो इसके लिए एक कारण गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा ही हो जाएगा? पहला और थी ओनली क्या कौन हो जाएगा? पहला तो गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। अच्छा, नहीं चुनना है तो नहीं चुनना है तो कौन हो जाएगा? एक और तीन। हम सही चुन रहे थे। आगे देखिए, आए पानी दो ना। गला सूख जाता, इतना बोलना पड़ता, गर्मी भी ज्यादा है ना। पानी लाकर दो। यहां देखिए, कह रहा है इधर फाइलम है। जंतु जगत को कितने उपवर्ग में बांटा गया? कितने फाइलम में? 10 में। और प्लांट जगत को 5। ठीक है, इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद कर लीजिएगा 5 वाला। तो ये वाला याद करने की जरूरत है, अपने से पता चल जाएगा कि कौन क्या है। अब इसमें सिर्फ ये याद रखना है ना कि आपको हम बता देते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखिए पॉरीफेरा किसको कहेंगे? पॉरीफेरा के जो जीव जंतु होंगे, पॉरीफेरा वर्ग के जो जीव जंतु होंगे, उसका क्या विशेषता होगी? सुबह का है, 12 बजे का है। चला, थैंक यू। बोर्ड उड़ का पूजा वूजा होना चाहिए। नहीं, कंप्यूटर है, कैमरा है, एसी टीवी फ्रिज सब तो है। कौन ला रहे हैं? हाँ, मोदी जी का बर्थडे है। मोदी जी का एक फोटो दे देंगे। चलिए, हम देखिए अब देखिए यहां पर क्या क्या विशेषता, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यह है कि जंतु जगत का यह सबसे छोटा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम कौन हो जाएगा? ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ये सबसे पहले जानिए कि इसका क्या होता है। सबसे छोटा ग्रुप है ये। क्या है? सबसे छोटा ग्रुप है। जो बताने जा रहे हैं ज्यादा नहीं बताएंगे, ग्रुप है, मतलब जो पूछने लायक हो। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये समुद्री पानी में मिलेंगे, समुद्री जल में मिलेंगे। समुद्री जल मतलब खारा जल, खारा जल में। तीसरा क्या होगा कि इस पोरिफेरा वर्ग के जंतु के शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पोरिफेरा वर्ग के जंतु के शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। और यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। क्या पूछा था? यही पूछा था। क्या पूछा था जब बताते हैं? पूछा था ऐसे घुमाकर क्वेश्चन कि पोरिफेरा वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं वो खारे पानी में निवास करते हैं। ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं पूछा था। पूछा था कि वह कौन ऐसा वर्ग का प्राणी है जो समुद्री पानी में क्या रहता है, जिसके शरीर पे छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और उस छिद्र को क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। और दूसरा खाली जगह छोड़ा हुआ था कि वो किस जंतु जगत के किस फाइलम में आएंगे, किस उपवर्ग में आएंगे? तो पोरिफेरा वर्ग के रूप में आएंगे। और उसी छिद्र के माध्यम से
ये जो पोरिफेरा वर्ग के जंतु होते हैं, श्वसन भी करते हैं, परिवहन भी करते हैं, संवहन भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, इतना सारा समझ में आ गया ना। क्या क्या समझ में आया कि सबसे छोटा ग्रुप का है, समुद्री जल में होता है। पोरिफेरा वर्ग के जानवर जो होते हैं उसके शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और इसी छोटे छोटे छिद्र के सहायता से वो क्या करते हैं, अपना सारा शरीर का काम करते हैं। ये तो हो गया पोरिफेरा के वर्ग में। सेलिंट्रेट के बारे में क्या जानते हैं? सेलिंट्रेट को हम लोग बोलते हैं परवाल जंतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवाल, कोरल। जो हमारा लक्षद्वीप है, कैसा कैसा द्वीप है, परवाल द्वीप है ना। ठीक है, तो वही सेलिंट्रेट मतलब परवाल जो जंतु होता है, कोरल जो होता है, वो किस ग्रुप में आएगा, किस ग्रुप में आएगा, सेलिंट्रेट ग्रुप में आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, प्लैंटीहेलमिन्थेस। प्लैंटीहेलमिन्थेस, देखिए प्लेटी, प्लेट देखे हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस बना है प्लेटी प्लस हेलमिन्थेस। प्लेटी मतलब क्या होता है, प्लेट कैसा होता है, चपटा होता है। और हेलमिन्थेस मतलब क्या होता है, वर्म, कीड़ा। तो ऐसा वर्ग, ऐसा मतलब इस वर्ग का जंतु जो होगा कैसा होगा, चपटा होगा। और कैसा होगा, वर्म मतलब क्या हो गया, वर्म, कीड़ा, कीड़ीमी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीता कृमि बोलेंगे। ठीक है, टेप वर्म बोलेंगे उसको। और निमेटोमाटा मतलब क्या हो गया, राउंड वर्म, गोल कृमि। अब यहां पर देखिए पोरिफेरा में कौन आ जाएगा, नहीं, पोरिफेरा में कौन आ जाएगा, स्पंज आ जाएगा। पोरिफेरा में कौन आ जाएगा, स्पंज आ जाएगा। ठीक है, पोरिफेरा में स्पंज, इसमें देखिए कौन कौन आ जाता है, जो स्पन आ जाएगा, साइकन आ जाएगा और इक्यू लैपेटिला आ जाएगा। इक्यू लैपेटिला को हम लोग बोलते हैं वीनस की फूलों की डालिया। वीनस की फूलों की डालिया। जापान में जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है तो बूके देता है ना, उस बूके में इसी का प्रयोग किया जाता है। तो स्पंज, साइकॉन, इकोलेप्टिला किस वर्ग में आ जाएगा,